गुड मॉर्निंग। आज मैं स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कोरिलेशन या सहसंबंध। साइकोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ों के अलावा एक और चीज़ जिसका अध्ययन करते हैं वो है दो चरों के आपसी संबंधों का। मनोविज्ञान में हम दो चरों के आपसी संबंधों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। दो चर एक्स और वाई एक दूसरे के साथ बहुत तरह से जुड़े हुए हो सकते हैं। जो दो मुख्य संबंध किन्हीं भी दो चरों के बीच में पाया जाता है उनमें से एक पहला संबंध है जिसको हम कॉजल रिलेशनशिप या कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, कारणात्मक संबंध कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई में से कोई एक चर कॉज होता है और दूसरा चर उसका इफेक्ट होता है। और यहाँ हमको निश्चित रूप से पता होता है कि जो y है, जो इफ़ेक्ट है, उसमें होने वाले जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस ड्यू टू x हैं। x में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ रहा है और उस प्रभाव के कारण y में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ हमको स्पष्ट रूप से पता होता है कि x जो कि कॉज है वो एंटीसीडेंट वेरिएबल है और y जो कि इफ़ेक्ट है वो उसका कंसीक्वेंस है। तो जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कॉजल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि एक वेरिएबल उसमें से कॉज है और दूसरा इफेक्ट है, और इन दोनों वेरिएबल्स में ऐसा रिलेशनशिप है कि कॉज पहले आ रहा है और उसके कारण इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। एक एंटीसीडेंट है और दूसरा उसका कंसीक्वेंस है, परिणति है। पर कई बार क्या होता है, हम दो चरों के बीच इस तरह के डेफिनेट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको ये पता नहीं होता है कि कौन सा वेरिएबल पहले आ रहा है और कौन सा वेरिएबल उसके कारण बाद में उत्पन्न हो रहा है। मतलब हमको डेफिनेट रूप से ये नहीं पता होता है कि कौन सा वेरिएबल कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। हाँ, ये ज़रूर हमको दिखाई दे रहा होता है कि ये दोनों वेरिएबल्स बार बार एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक वेरिएबल अगर आ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ दिखाई दे रहा है, दोनों हमेशा साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। इस बेसिस पर हम एक रिलेशनशिप की तो बात कर पाते हैं, पर विच वेरिएबल इज़ द कॉज एंड विच वेरिएबल इज़ द इफेक्ट वी कांट से। ऐसी स्थिति में हम जिस रिलेशनशिप की बात करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच जिस रिलेशनशिप की बात करते हैं उसको हम कोरिलेशन या सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध दो चरों के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां हमें यह तो पता होता है कि दो चर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पर कौन कॉज है कौन इफेक्ट है ये हमको नहीं पता होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो आज हम लोग इसी कोरिलेशन की बात करेंगे, सहसंबंध की बात करेंगे। दो चर x और y अगर कई इवेंट्स पर हमको यह दिखाई दे कि दोनों चर एक साथ बार बार उत्पन्न हो रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इन दो चरों x और y के बीच में संबंध पाया जा रहा है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल में चेंज किया जाए और उस चेंज के कारण दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होने लगे तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कोरिलेशनल रिलेशनशिप या कोरिलेशन कहते हैं। किसी भी एक x में चेंज करने पर y में चेंज हो या y में चेंज होने पर x में चेंज हो, तो किसी भी एक वेरिएबल में चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल में भी अगर चेंज हो तो इसे हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन माइनस या प्लस दोनों में हो सकता है। कोरिलेशन रेखीय या अरेखीय दोनों हो सकता है। पर एक चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये है कि कोरिलेशन का मूल्य, सहसंबंध का मूल्य कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता है। सहसंबंध के मापन का जो तरीका होता है, सहसंबंध के मापन की जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसको हम सहसंबंध गुणांक कहते हैं। सहसंबंध का मापन सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन कोफिशिएंट के द्वारा किया जाता है।
और इस कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, पर न ये -1 के नीचे होती है और न ये +1 के ऊपर होती है। अगर गणना में आपका सहसंबंध गुणांक -1 से कम या +1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपने गणना में कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो सहसंबंध गुणांक की जो सबसे पहली खासियत होती है वो ये होती है कि सहसंबंध गुणांक -1 से लेकर के +1 के बीच में पाया जाता है। दूसरी चीज, सहसंबंध कोरिलेशन दो तरह का होता है। एक जिसको हम रेखीय सहसंबंध लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, और दूसरा जिसको हम अरेखीय सहसंबंध या नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। दो तरह का, लीनियर और नॉन लीनियर, या कई बार इसको कर्वी लीनियर भी कहा गया है। लीनियर कोरिलेशन का मतलब है, रेखीय सहसंबंध का मतलब जब हमारे जो मापन है, मापन का जो मेजरमेंट का स्केल है, जब हम किसी भी चर का मापन इंटरवल स्केल पर करते हैं तो वहाँ दो चरों के बीच निकाले जाने वाला सहसंबंध रेखीय सहसंबंध होता है। जब हम किसी भी चर का मापन इंटरवल स्केल पर करते हैं, अंतराल मापनी पर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दो चरों के बीच रेखीय सहसंबंध की गणना की जाती है। पर जब हम सहसंबंध या दो चरों की गणना इंटरवल स्केल के अलावा नॉमिनल स्केल पर करें या हम ऑर्डिनल कोटिक्रमिक स्केल पर करें, तो ऐसी स्थिति में निकाला जाने वाला सहसंबंध अरेखीय सहसंबंध कहलाता है। आप लोग जानते होंगे कि मापन की जो स्केल्स हैं, मेजरमेंट की जो स्केल्स हैं, वो 4 तरह की होती हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। ये 4 तरह की स्केल्स का हम लोग साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं किसी भी चर के मापन के लिए। तो इन 4 स्केल्स में जब हम नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल के आधार पर मापन करते हैं तो वहाँ दो चरों के बीच अरेखीय सहसंबंध की गणना की जाती है, और जब हम इंटरवल स्केल के आधार पर चर का मापन करते हैं तो वहाँ पे रेखीय सहसंबंध की गणना की जाती है। रेखीय सहसंबंध या लीनियर कोरिलेशन में मुख्य रूप से हम लोगों को यहाँ जिस सहसंबंध गुणांक की चर्चा करनी है वो है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन में बहुत सारे सहसंबंध हैं, बहुत सारे सहसंबंध गुणांक हैं। फाई कोफिशिएंट, टेट्राकोरिक, बाईसीरियल, पॉइंट बाईसीरियल, बहुत सारे सहसंबंध गुणांक हैं जो नॉन लीनियर कोरिलेशन के अंतर्गत आते हैं। पर हम लोगों को अपने यहाँ सिलेबस में सिर्फ एक को सहसंबंध गुणांक की चर्चा करनी है नॉन लीनियर में, और वो है रो या स्पीयरमैन प्रोडक्ट रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। दूसरी चीज, सहसंबंध की जो डायरेक्शन होती है, सहसंबंध की दिशा जो होती है वो 2 तरह की हो सकती है। दो चरों के बीच धनात्मक सहसंबंध पाया जा सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जा सकता है, और दो चरों के बीच नेगेटिव कोरिलेशन भी पाया जा सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है चेंज इन वेरिएबल्स इन द सेम डायरेक्शन, चेंज इन बोथ द वेरिएबल्स इन सेम डायरेक्शन। मतलब अगर वेरिएबल x
के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो वेरिएबल y के मूल्य में भी वृद्धि हो। वेरिएबल x अगर कम हो रहा है तो वेरिएबल y भी कम हो रहा हो। तो इस तरह के कोरिलेशन को पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x में कमी आ रही है तो y में भी कमी आ रही है। इस तरह के सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। पर अगर यही उल्टा हो, x there is an increase in x and decrease in y, or vice versa, decrease in x and increase in y, then this correlation will be called negative correlation। ये इस सहसंबंध को हम ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। एक में एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है। एक तीसरी चीज भी होती है जिसको हम जीरो कोरिलेशन कहते हैं, मतलब कि कोई फिक्स्ड पैटर्न दो वेरिएबल्स के बीच चेंज का न दिखाई दे। अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच में चेंज का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है तो इसको हम जीरो कोरिलेशन कहते हैं, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं पाई जा रही है। ये तो बात हुई कोरिलेशन किसे कहते हैं और कोरिलेशन की क्या विशेषताएं हैं। हम लोग अब बात करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना कैसे करेंगे, सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे करेंगे। तो मैं बात शुरू करती हूँ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन से। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो स्मॉल r का सिंबल यूज करते हैं, और स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो रो का सिंबल यूज किया जाता है। मैं यहाँ फिलहाल बात करने जा रही हूँ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की, कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, कोरिलेशन में हम दो चरों के बीच संबंध देखने का प्रयास करते हैं। दो चरों के बीच किस तरह का संबंध है, एक में चेंज होने पर दूसरे में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, ये हम देखते हैं सहसंबंध की गणना के द्वारा। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन या आर की गणना का सूत्र क्या है, R is equal to summation x y upon summation x square अब ये समेशन, ये स्मॉल x एक्स वाई छूट गया था यहाँ, स्मॉल x और स्मॉल y ये है क्या, स्मॉल x और स्मॉल y ये है क्या। आपको याद होगा हम लोगों ने जब मानक विचलन की चर्चा की थी तो उस समय हम लोगों ने इस स्मॉल x की चर्चा की थी। स्मॉल x क्या है, स्मॉल x मध्यमान से विचलन है। किसी भी प्राप्तांक का की उस समूह के मध्यमान से जो दूरी होती है उसी को हम विचलन या डेविएशन या स्मॉल x कहते हैं। इसी तरह से y क्या है, अगर हमें यहाँ दो समूहों के बीच संबंध देखना है, सहसंबंध गुणांक में हम क्या कर रहे हैं, सहसंबंध गुणांक में हम दो चरों x और y, दो चरों के बीच संबंध देख रहे हैं, मतलब हमारे पास यहाँ दो चर हैं x और y। तो स्मॉल x का मध्यमान से डेविएशन और स्मॉल y का मध्यमान से डेविएशन है। एक एग्जाम्पल से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास दो चर x और y, उसके प्राप्तांक हैं 10 लोगों के। हमने ऐसे समझिए 10 लोगों के एक समूह पर हमने दो अलग अलग टेस्ट प्रशासित किए। 10 लोगों का समूह था, उनको एक हिंदी का टेस्ट दिया और एक इंग्लिश का टेस्ट दिया, और उनके मार्क्स, उन 10 लोगों के मार्क्स हिंदी में कुछ इस तरह से हैं और अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह से हैं। अब हमको यह जानना है कि ये जो हमने दो टेस्ट हिंदी और इंग्लिश के जो टेस्ट बनाए थे, इन दोनों के बीच, इन दोनों में निष्पादन के बीच कोई संबंध पाया जा रहा है या नहीं।
एक ही समूह का हिंदी का निष्पादन है और उसी समूह का अंग्रेजी का निष्पादन है, तो इन दोनों निष्पादनों के बीच कोई सहसंबंध पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है? क्या जो हिंदी में बेहतर कर रहे हैं वो अंग्रेजी में भी बेहतर कर रहे हैं? जो हिंदी में पुअर परफॉर्म कर रहे हैं वो अंग्रेजी में भी पुअर परफॉर्म कर रहे हैं? क्या इस तरह का कोई पैटर्न है? या उल्टा, जिन्होंने हिंदी में बेटर परफॉर्म किया है उनकी इंग्लिश में पुअर परफॉर्मेंस है, जिन्होंने हिंदी में पुअर परफॉर्म किया है उनकी इंग्लिश में बेटर परफॉर्मेंस है? क्या इस तरह का कोई भी कोरिलेशन इन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स में दिखाई दे रहा है? हमको ये जानना है। तो ये हमारे पास दो प्राप्तांक हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों समूहों के मध्यमान की गणना करेंगे। सबसे पहले हम दोनों समूहों के मध्यमान की गणना करेंगे। और मध्यमान की गणना करेंगे कैसे? हमारे पास आप ये देखिए, ये असमूहीकृत प्रदत्त है। ये जो डेटा हमारे पास है ये असमूहीकृत या अनग्रुप्ड डेटा है। तो अनग्रुप्ड डेटा में मीन निकालने का हमारा जो सूत्र था, हम उस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला था n = समेशन x/n। तो सबसे पहले क्या करें? n हमारा 10 है। सबसे पहले हम क्या करें? समेशन x की गणना करें और समेशन y की गणना करें। समेशन x की गणना करें और समेशन y की गणना करें। ये समेशन x 110 है और समेशन y 145 है। गणना करने पर, टोटल करने पर समेशन x 110 प्राप्त हुआ है और समेशन y 145 प्राप्त हुआ है। अब हमको समेशन x और समेशन y की सहायता से मीन 1 और मीन 2 की गणना करनी है, या ऐसे बोले मीन x और मीन y की गणना करनी है। तो मीन x कितना होगा? 110/10 और मीन y होगा 145/10। मतलब ये हुआ 11 और ये हुआ 14.5। इस समूह का मध्यमान 11 मिला है और इस समूह का मध्यमान 14.5 प्राप्त हुआ है। अब हमको x और y की गणना करनी है। जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल x कैसे निकलेगा? x - m1 या mx, और y कैसे निकलेगा? y - my। ऐसे हम mx और my की गणना कर लेंगे। एक उदाहरण से मैं बताती हूँ। जैसे हमारा x का मध्यमान है 11, तो यहाँ इस प्राप्तांक का, 13 वाले प्राप्तांक का स्मॉल x कितना होगा? 13 - 11 = 2। इसी तरह यहाँ 11 - 11 = 0, 12 - 11 = 1, 9 - 11 = -2, 12 - 11 1। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा स्टेप। इस तरह से हम लोग स्मॉल x की गणना कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हम लोग स्मॉल y की भी गणना कर लेंगे। अभी देखिए, मैंने यहाँ x और y के मूल्य लिख लिए हैं। हमको चाहिए क्या क्या? हमको सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए x और y, x × y का कुल योग चाहिए। x × y का कुल योग चाहिए। ठीक इसी तरह x² का कुल योग इंटू y² का कुल योग चाहिए। मतलब अब हमको अगला स्टेप क्या करना है? हमको अगला स्टेप करना ये है, हमको x × y चाहिए। तो हम यहाँ x × y कर लें और फिर हमको अगला क्या चाहिए? हमको अगला चाहिए x² और हमको चाहिए y²। हमको सहसंबंध गुणांक r की गणना के लिए ये इतने सारे मूल्य चाहिए। हमको x × y चाहिए, x² चाहिए और y² चाहिए। हमारे पास x है और y है। हम इन दोनों का गुणा कर दें तो हमको x × y मिल जाएगा। इसका वर्ग निकाल लें तो x² मिल जाएगा और इसका वर्ग निकाल लें तो हमको y² मिल जाएगा।
x इंटू वाई का गुणा करते समय बहुत ध्यान रखिएगा चिन्ह का, किसके साथ प्लस का चिन्ह है और किसके साथ माइनस का चिन्ह है, उस चिन्ह का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं यहाँ करके बताती हूँ। ये 2 इंटू 0.5 1.0, ये भी प्लस था और ये भी प्लस था। ये 0 इंटू माइनस 2.5 है, 0 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 इंटू 3.5 माइनस 2 इंटू माइनस 2.5, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 5.0 2.5। ये भी 0, ये देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ये -1 इंटू 1.5, -1 इंटू 1.5 यानी कि -1.5, 4.5 इंटू 2, ये हुआ आपका x इंटू वाई। अब हम इसका टोटल कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको समेशन x y मिल जाएगा। इसका हम योग कर लेंगे तो हमको समेशन x y मिल जाएगा। अब हमको अगला काम क्या करना है, हमको अगला काम करना है x स्क्वायर और y स्क्वायर की गणना करनी है। ये x का मूल्य है, हमें x स्क्वायर की गणना करनी है। ये हुआ x स्क्वायर। इसी तरह से अब हम y स्क्वायर की भी गणना कर लेंगे। ये हमने वाई स्क्वायर की गणना कर ली, एक्स स्क्वायर की गणना कर ली और वाई स्क्वायर की गणना कर ली। अब हम ये जोड़ लेंगे तो हमें समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, हम ये जोड़ लेंगे तो हमें समेशन वाई स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम लोग बहुत जल्दी से गणना टोटल कर लेते हैं इसका टोटल योग करने पर समेशन एक्स वाई हमको मिला है 51, समेशन एक्स स्क्वायर मिला है 40 और समेशन वाई स्क्वायर मिला है 86.50। हमारा सूत्र यहाँ है R इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर होल का अंडर रूट। अब हम इन सारे जो मूल्य हमें प्राप्त हुए इन सारे मूल्यों को इस सूत्र में रखते हैं। हमारा सूत्र है R इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर इसका होल का अंडर रूट। समेशन एक्स वाई कितना मिला है हमें 51, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 40 और समेशन वाई स्क्वायर है 86.50 इसका अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे 40 में पहले 86.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 86.5 में 40 से गुणा करने पे 3460 यह मूल्य आया है।
अब 3460 का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था, आपकी किताब में पीछे सांख्यिकी सारणियों में जो वर्गमूल की सारणी है, आप उस वर्गमूल की सारणी में 3460 का वर्गमूल देख सकते हैं। तो 3460 का वर्गमूल 58 के आसपास आ रहा है। इसका वर्गमूल 58 के आसपास आ रहा है, तो क्या होगा 51/58। अब आप 51 को 58 से डिवाइड करिए, जो मूल्य आएगा वही आपका सहसंबंध गुणांक है। तो दशमलव लगा के हम यहाँ एक शून्य बढ़ाते हैं। 58 लगभग 0.86 आएगा। तो हमारा सहसंबंध गुणांक कितना प्राप्त हुआ, सहसंबंध गुणांक प्राप्त हुआ +0.86। मतलब दोनों चरों के बीच धनात्मक उच्च सहसंबंध है। और ये सहसंबंध कैसा, ये सहसंबंध उच्च है। सहसंबंध गुणांक, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि +-1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो ये जो सहसंबंध मिला है, ये सहसंबंध कैसा है, उच्च सहसंबंध है, मध्यम स्तर का सहसंबंध है या निम्न स्तर का सहसंबंध है, इसके लिए एक क्राइटेरिया तय किया जाता है। जब सहसंबंध गुणांक का मूल्य 0.2 या उससे कम होता है, जब सहसंबंध गुणांक का मूल्य ±0.2 या इससे नीचे का होता है, तो हम इसको वेरी लो या स्लाइट कोरिलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी सहसंबंध दिखाई दे रहा है, दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन दिखाई दे रहा है, वो कोरिलेशन चांस की वजह से है, अदरवाइज दोनों में कोरिलेशन नहीं पाया जा रहा है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम ये मान कर चलते हैं कि ये कोरिलेशन बहुत लो है या नॉन सिग्निफिकेंट है, सॉरी। अगर 0.2 से लेकर के ±0.4 के बीच में सहसंबंध पाया जाता है, तो उसको लो कोरिलेशन माना जाता है। ±0.4 से लेकर के ±0.7 के बीच का कोरिलेशन, ये मॉडरेट या मध्यम स्तर का सहसंबंध माना जाता है। ±0.7 से लेकर के ±0.9 ये हाई माना जाता है। और ±0.9 और अबव ये वेरी हाई माना जाता है। यह सहसंबंध बहुत उच्च माना जाता है। हमारे अभी हमने जो उदाहरण लिया था, उस उदाहरण में हमारा सहसंबंध गुणांक कितना मिला था, +0.89। मतलब क्या है +0.89 का मतलब ये कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स थे, वेरिएबल x और वेरिएबल y, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक चीज़ तो ये कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, धनात्मक सहसंबंध है। मतलब वेरिएबल x में इंक्रीज होने पर वेरिएबल y में भी इंक्रीज होगा, और वेरिएबल x में डिक्रीज होने पर के वैल्यू में डिक्रीज होने पर वेरिएबल y के वैल्यू में भी कमी आएगी। तो पहली चीज़ तो ये दिख रही है। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है, दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि 0.89 का मतलब है कि हमारे दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैसा है, हाई कोरिलेशन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का 0.89 पाया जाना ये बता रहा है कि हमारे दोनों वेरिएबल्स के बीच में उच्च सहसंबंध है, हाई कोरिलेशन है। ये तो बात हुई पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की गणना की। अपनी अगली क्लास में मैं फिर आपको यह बताऊंगी कि स्पीयरमैन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना किस तरह से की जाती है। धन्यवाद।